हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग लॉस चैप्टर स्टार्ट किया था आपके सिविक्स का, और हमने उसमें कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे, उन्होंने राज करा था। ठीक है, कैसे वो लोग मतलब जो इक्वालिटी थी वो थी ही नहीं बिल्कुल उनके टाइम पे। इसमें हमारा एक पैराग्राफ था जो थोड़ा मिस हो गया था, हम इसको इस वीडियो में कवर कर लेते हैं कि ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था, रॉलेट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंगली किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब किसी को भी पकड़ करके जेल में वो डाल सकती थी। उन पर कोई केस नहीं चलेगा, वो जस्ट उनको पकड़ेगी और जेल में डाल देगी। हमारे जो महात्मा गांधी थे, इंडियन नेशनलिस्ट, वो भी इसके बहुत ही अपोजिशन में थे। ठीक है, इस रॉलेट एक्ट के इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने आवाज़ भी उठाई। ठीक है, और ये जो रॉलेट एक्ट है ये आपका 10 मार्च 1919 में पास किया गया। इस एक्ट को आप डीपली आपके हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ोगे, हम फिर भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पंजाब में क्या हुआ कि लोगों ने इसके अगेंस्ट में कुछ मतलब बातें करना स्टार्ट करी। तो हमारे जो दो मेन लीडर थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब इनको जो अरेस्ट कर लिया गया तो पब्लिक मीटिंग हुई, जो कि कब हुई, 13 अप्रैल को। तो वो जो मीटिंग हुई थी वो इसी के लिए हुई थी, जो रॉलेट एक्ट पास किया गया था। तो उसके लिए हमारे जो लोग थे उन लोगों ने मीटिंग की थी जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को अमृतसर में। तो जब वो लोग मीटिंग कर रहे थे तो वहाँ पे जो जनरल डायर था उसने पार्क का गेट को बंद करवा दिया। अब वहाँ पे सिर्फ एक ही गेट था जो आने जाने का था, उसको उसने बंद करवा दिया और उसने वहाँ पर ऑर्डर दे दिया फायर का। ठीक है, मतलब फायरिंग स्टार्ट हो गई, गोलियाँ चलना शुरू हो गई और वहाँ पर बहुत हज़ारों लोग जो है वो मारे गए। बहुत सारे बच्चे, आदमी, औरत। ठीक है, तो काफ़ी लोग जो है वो मारे गए अमृतसर में। तो ये आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स कितना बुरा करते थे हम लोगों के साथ। आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में। ओके, ये आपको दिखा रखा है। तो हमारा जो टॉपिक था जो आज हमें स्टार्ट करना है वो है हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट। तो देखिए, पार्लियामेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉ को बनाने में। ओके, अलग अलग ग्रुप हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में जो बताते हैं किस किस टाइप के अलग अलग पर्टिकुलर लॉ के लिए किस टाइप का लॉ हमें किस चीज़ के लिए निकालना चाहिए। ठीक है, पर सबसे ज़रूरी लॉ क्या है कि जो लोग को प्रॉब्लम्स हो रही है, जिस चीज़ को वो फेस कर रहे हैं, आप उसके लिए कानून निकालिए। ठीक है, कि प्रॉब्लम आखिर चल क्या रही है, हमें किस चीज़ के लिए कानून निकालना है, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि मेन प्रॉब्लम लोग क्या फेस कर रहे हैं। तो हम इसको चीज़ को एक स्टोरी से समझते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको बता रखा है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस होता है जैसे कोई लेडी है, उसको आप हार्म कर रहे हो, आप उसको मार रहे हो, तो ये एक टाइप का डोमेस्टिक वायलेंस है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं इसको। Domestic violence generally refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against the wife। जैसे कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मारे, ठीक है, तो वो क्या होगा, डोमेस्टिक वायलेंस होगा। ये वायलेंस किसी भी तरीके का हो सकता है, फिजिकली आप उसे मार रहे हो या फिर एब्यूजिंग और आप उसे गालियाँ दे रहे हो। ठीक है, अगर आप एब्यूज़ करोगे तो ये किस में इंक्लूड होगा, आपके वर्बल में, वर्बल, सेक्शुअल और इकोनॉमिक एब्यूज़ में। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 extends the understanding of the term domestic to include all women who live or had lived together in shared household with the male member who is perpetrating the violence। जैसे कि इसमें बता रखा है कि इन लोगों ने कौन सा एक्ट पास करा, फिर इन्होंने पास करा वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, तो ये इन्हीं लोगों के लिए पास करा गया था जो डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है वुमेन्स के अगेंस्ट में, इनके लिए। तो अब आप जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, देखो एक इसमें आपको एग्जांपल बता रखा है कि एक शाजिया है। ठीक है, शाजिया, डिड यू रीड टुडेज़ न्यूज़पेपर? क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा कि ये कितना अच्छा है वुमेन्स के लिए? तो शाजिया बोलती है वुमेन्स के लिए ही नहीं, जो वॉयलेंस फ्री घर है वो सबके लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे लड़ाई झगड़े ना हो। कुसुम, ये बहुत ही लंबे टाइम से चल रहा था, ये बहुत ही लंबे टाइम में जाकर के ये लॉ पास हुआ है। ठीक है, और इस लॉ को पास होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कुसुम और साजिया दोनों ही वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं। फिर उन्होंने अपनी जर्नी को याद करा कि कैसे ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ये पास किया गया। तो देखिए, अप्रैल 1991 में अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस, क्या हुआ इनके ऑफिस में, आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी अप। इसने क्या बोला, ये जो लेडी है किसने बोला कि मुझे एडवाइस चाहिए, मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे मारते हैं। ठीक है, तो
मैं बहुत ही अशेम्ड फील करती हूँ और मैं अब ये सब नहीं झेल सकती, ना ही मैं कहीं जा सकती हूँ। ठीक है, इन सब के बारे में एक दूसरी लेडी आई, उसने बोला कि जो मेरे बेटे हैं, मेरे जो बहू हैं, वो मुझे बहुत ही गालियाँ देते हैं। ठीक है, अब मेरे बैंक अकाउंट में भी कुछ भी पैसे नहीं है और मुझे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया है। अब ये जो लेडी थी ये बोलती है कि मैं, इसने बोला आप पुलिस में कंप्लेंट करवा लिए, तो इसने कहा मैं पुलिस में नहीं जाना चाहती, बस मुझे ये वायलेंस नहीं चाहिए, इसको कैसे ना कैसे करके रोको। ऐसी जो ओल्ड लेडी है वो बोलती है कि मुझे अपने घर से बाहर नहीं जाना, जो उसके बेटा बेटी जो बहू और बेटे थे वो उसको बाहर निकाल रहे थे उसके लिए। तो ये जो लेडी है जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की है, इसने बोला अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस। ये क्या है? ये क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ मतलब जिससे मारना तोड़ना होता है, उसके लिए आपके पास पुलिस के पास जाकर के आपको रिपोर्ट लिखवानी ही पड़ेगी। अब थ्रू आउट द 1990s द नीड ऑफ न्यू लॉ, अब हमें एक नए लॉ की ज़रूरत थी। ठीक है, क्योंकि लोगों ने बोला कि बहुत सारी वुमेंस को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए कि उनको मारा जा रहा है, उनको घर से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक सिविल लॉ की ज़रूरत है। अब 1999 में क्या हुआ कि सारे लॉयर्स बैठे, मीटिंग हुई। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या करा, एक ड्राफ्ट मतलब एक कच्चा बिल बनाया। ठीक है, किसका? डोमेस्टिक वायलेंस का। ये इस ड्राफ्ट बिल को इन्होंने क्या करा, सर्कुलेट करा वाइडली, मतलब जगह जगह सर्कुलेट करा। अब ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ये बोल रही है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है उसमें क्या क्या आना चाहिए, उसमें फिजिकल आना चाहिए, इकोनॉमिक, सेक्सुअल और वर्बल इमोशनल अब्यूज़ आने चाहिए। मतलब अगर आप फिजिकल अब्यूज़ कर रहे हो, इकोनॉमिकली, सेक्सुअली, वर्बली, ये सब इसमें आने चाहिए। सेकंड पर्सन क्या बोलता है, द लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन अ शेयर डोमेस्टिक स्पेस। मतलब कोई भी वुमेन जो अगर लड़के की माँ है, लड़के की वाइफ है, कोई भी उसके साथ रह रही है, ठीक है, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और वो उस घर में रह सकती है। एक थर्ड लेडी बोलती है कि हमें मॉनेटरी रिलीफ के बारे में, जैसे कि अगर लड़ाई झगड़े भी होते हैं तो लेडी को पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में क्या राय है कि आप उसको मॉनेटरी हेल्प करो। मीटिंग वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ होने लगी। अब द वुमेन मूवमेंट वॉट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब इनको एक नया लॉ चाहिए, किसके लिए? डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा पार्लियामेंट में इसको कि आप इस पर बात कीजिए और नए लॉ को बनाइए। फाइनली क्या हुआ कि बिल इंट्रोड्यूस हो गया पार्लियामेंट में 2002 में। बट इन लोगों ने क्या देखा कि बिल में वो चीज़ तो है ही नहीं जो हमने इन लोगों को सजेस्ट करी थी। तो हमें इस बिल के अपोज में बात करनी चाहिए, मतलब हमें इसके अगेंस्ट में बोलना चाहिए कि भाई वो चीज़ तो है ही नहीं जो हम चाहते हैं, मतलब इतना प्रोटेक्शन तो आप दे ही नहीं रहे। ठीक है, लेट्स हैव प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन लोगों ने क्या करा, मीडिया को बुलाया। वी शुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पिटिशन, जैसे कि जो लोग ऑनलाइन अपनी बात को रखते हैं, इसके अगेंस्ट में बोलते हैं, वो चीज़ भी करनी चाहिए। तो सेवरल वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन लोगों ने सबमिशन करा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को। अब क्या हुआ कि जो मेंबर्स जो थे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के, ठीक है, उन्होंने इस बिल को क्या करा, चेंज करा। ठीक है, क्योंकि वो इस जो डोमेस्टिक इन लोगों ने बनाया था, ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली जो डेफिनेशन थी वो उनके हिसाब से सही नहीं थी। इन लोगों को सब चीज़ों को कवर करना था कि आप जैसे ये लोग बात कर रहे थे, ठीक है, ये लोग चाहते थे कि उनको मॉनेटरी रिलीफ मिले, ठीक है, उनको मारा ना जाए, मतलब ये सब चीज़ें कवर होनी चाहिए, बट वो सब चीज़ें उस बिल में कवर नहीं हो रही थी। तो इसीलिए इन लोगों ने इसके अगेंस्ट में उठाया कि आप बिल को क्या करो, चेंज करो। तो फिर बिल को चेंज किया गया। द लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्परेरी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। तो जब 2002 में जब बिल को इन्होंने दोबारा से करा, उसके बाद दोबारा से बिल जब अमेंड किया गया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए, फिर इसको रीइंट्रोड्यूस करा गया पार्लियामेंट में 2005 में। फिर ये पास हुआ, ठीक है, दोनों हाउस से पार्लियामेंट के। फिर इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा गया उनकी सहमति के लिए, एसेंट के लिए। और फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब इफेक्ट में आया? 2006 में। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अक्टूबर 2006 को, उसने बोला कि अब इस नए लॉ में क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये जो लॉ है, दिस लॉ इज़ फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन्स राइट, मतलब औरतों को उनका हक मिलना चाहिए, वायलेंस फ्री होम मिलना चाहिए जहाँ पे लड़ाई झगड़े ना हो, और एक मतलब प्रॉपर डेफिनेशन थी अब उस लॉ में जो भी आपका डोमेस्टिक वायलेंस था उसके अगेंस्ट में। ठीक है, ये एक सिविल लॉ है जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि रिलीफ मिले बहुत सारी वुमेंस को, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, उनको जो वायलेंस है, जो घरों में जो वायलेंस होता है उससे क्या किया जाए, बचाया जाए। ओके, और इसमें क्या बताया गया है कि वुमेन को मॉनेटरी रिलीफ भी मिलेगा ताकि वो अपने खर्चों को निकाल सके, जो भी मेडिकल कॉस्ट चाहिए उसको निकाल सके। ओके, तो
तो हमने ये जो एग्जांपल देखा, इससे हमें ये दिख रहा है कि सिटीजन्स का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सिटीजन इज क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉस. लोगों के ज़रिए ही हमें पता चलता है कि इश्यूज़ क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लॉ को बनाते हैं. फ्रॉम स्टैब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ इज to its being passed at every stage of the process of voice of citizen is a crucial element. जब हम देखते हैं कि लोगों की आवाज़ जो उठ रही है जिस बात पे, वो मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम उस पर क्या बनाते हैं, हम उस पर बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली लॉ को पास करते हैं. दिस वॉइस कैन बी हर्ड. अब देखिए, लोगों की बात या फिर जो पार्लियामेंट जो काम कर रही है वो हमें किसके ज़रिए पता चलता है, जैसे टीवी न्यूज़, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, रेडियो, ओके, इन सब के ज़रिए. तो ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क दैट पार्लियामेंट डज मोर असेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द पीपल. तो इसके ज़रिए हमें पता चलता है, ट्रांसपेरेंट मतलब वो लोग बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, मतलब आपको सामने दिख रहा है जो वो लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है. तो एक टाइप से पार्लियामेंट भी फिर अच्छा काम करती है और लोगों की बात भी पार्लियामेंट तक पहुंचती है. अब देखते हैं अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉस, इसके बारे में देखते हैं. लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉस दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर. कभी कभी क्या होता है कि पार्लियामेंट कुछ ऐसे लॉस को पास कर देती है जो कि बहुत ही अनपॉपुलर होते हैं. समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली तो ये वैलिड है, लीगल है, बट इट कैन बी कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल. पर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते. ठीक है, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? क्योंकि उनकी क्या इंटेंशन है कि वो लोग सोचते हैं कि ये जो बनाया गया है, ये लॉ हमारे लिए अनफेयर है, हमारे लिए हार्मफुल है. मतलब ये जो लॉ बनाया गया है ये हमारे फ़ायदेमंद नहीं है. ठीक है, हमारे राइट्स शायद इससे छिन जाए या फिर कुछ भी. तो वो लोग क्या करते हैं, इस लॉ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके अगेंस्ट में बोलते हैं. ठीक है, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखा जाता है. ठीक है, टीवी पे न्यूज़ चैनल्स पे बताया जाता है. तो इन अ डेमोक्रेसी लाइक आवर्स, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉ. तो डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, सबको अपना बोलने का अधिकार है. तो लोग जो है वो पब्लिक जो है, सिटीजन्स जो है वो बोल सकते हैं, इसकी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं पार्लियामेंट में. ठीक है, जो भी उन्होंने कानून बनाया है. जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल बोलेंगे कि जो लॉ बनाया है ये गलत बनाया है, इसको वापस लो, तो एक टाइप से पार्लियामेंट पे क्या बन जाता है, प्रेशर बन जाता है और फिर उनको इसको चेंज करना ही पड़ता है. अब देखिए इसका एक एग्जांपल बता रखा है. जैसे कि लोग जो होते हैं, जो ठेले लेके खड़े हो जाते हैं मार्केट में, ओके, तो ये जो स्ट्रीट वेंडर्स जो है, इनको रोक दिया गया है कि आप ये ऐसे सामान नहीं बेच सकते. तो भाई इन लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? ठीक है, अब इन लोगों से जो सामान खरीदते थे जो लोग सस्ते में, उनको भी दिक्कत होगी. तो वो लोग अब उनके अगेंस्ट में क्या करेंगे, आवाज़ उठाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये लॉ उनके लिए फेवरेबल नहीं है. तो जो लोग सोचते हैं कि ये लॉ उनके लिए फेयर नहीं है, वो अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में टू डिसाइड ऑन द इशू. फिर कोर्ट के पास पावर है कि वो इस लॉ को मॉडिफाई कर दे या फिर कैंसिल कर दे. ओके, जैसे आप ये फ़ोटोज़ में देख सकते हैं कि लोग कैसे अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हैं. ओके, बोल. अब देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है कि हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि एज अ सिटीज़न सिर्फ हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, वोट दे लिया, बस यहीं तक हमारा काम नहीं है. रादर इट इज़ दैट वी बिगिन टू यूज़ न्यूज़पेपर एंड मीडिया टू केयरफुली चार्ट द वर्क दैट इज़ बीइंग डन बाय आवर एमपीज़. अब आपने चुन लिया अपना एमपी, ठीक है, आपने वोट दे दिया और वो सेलेक्ट भी हो गया, वो बन भी गया. ठीक है, अब वो जो काम कर रहा है, आपको उसको काम को देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए. अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर उसका काम अच्छा नहीं है तो उसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए. ओके, तो दस व्हाट वी शुड बियर इन माइंड इज दैट इट इज़ इन extent involvement and enthusiasm of a pupil that help parliament perform its representative function properly. अब देखिए, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जब तक आपको आपकी मिस्टेक नहीं बताई जाएगी या फिर आपको अप्रिशिएट नहीं करा जाएगा, तब तक आपको भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा. ठीक है, अगर अच्छा कर रहे हो, आपको कोई अप्रिशिएट करेगा तो आप और अच्छा करोगे, और अगर आप बेकार कर रहे हो, आपको कोई बोलेगा, आपको आपकी गलतियाँ बताएगा, तो आप उस पर फिर वर्क करोगे, अच्छा करोगे. तो वही हम सिटीजन्स को देखना चाहिए, जो हमने एमपी चुने हैं, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें उन्हें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए ताकि वो और अच्छा काम कर सकें. तो बस यहाँ पर ही आपका चैप्टर एंड होता है. होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. आपको और चैप्टर्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के क्लास 8 के चैप्टर्स मिल जाएंगे. अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.